हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, बहुत दिनों बाद अपनी जो क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो आज फिर से स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, हमने प्राक हड़प्पा काल के बारे में जान लिया था और प्राक हड़प्पा काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बस्तियों की भी हमने बात की थी। और दोस्तों, प्राक हड़प्पा के बाद फिलहाल अभी आने वाला है परिपक्व हड़प्पा काल, यानी कि विकसित हड़प्पा काल। विकसित हड़प्पा काल के बारे में दोस्तों हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, परिपक्व हड़प्पा काल में आज हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो पहले सीधा सीधा आपको महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में भी बता सकता था कि हड़प्पा में ये, मोहनजोदड़ो में ये चीज़ें मिली, ठीक है, कालीबंगा से ये चीज़ें मिली, बनावली से ये चीज़ें मिली, है ना। मैं आपको सीधे सीधे नगर भी पढ़ा सकता था, लेकिन दोस्तों पहले नगर नियोजन पढ़ना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे गुरुजी क्यों, आखिरकार पहले नगर नियोजन पढ़ना ज़रूरी क्यों है? तो दोस्तों, पहले नगर नियोजन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं आपको हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बोलूँगा कि हड़प्पा के दुर्ग टीले पर ये साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, और जो निचला नगर है वहाँ से ये साक्ष्य मिले हैं, या मैं कह सकता हूँ कि पश्चिमी टीले से ये साक्ष्य मिले हैं और पूर्वी टीले से ये साक्ष्य मिले हैं। तो आप उस समय कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि यार ये दुर्ग टीला क्या है, ये निचला जो क्षेत्र है वो क्या है, या फिर पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला क्या है, या फिर नगर क्षेत्र किसे कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी शब्दावलियों का यूज़ मैं करता और आप उस समय कंफ्यूज हो जाते। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना पहले नगर नियोजन अच्छे से पढ़ा दूं। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, उसके बाद अगर मैं आपको एक एक स्थल के बारे में बताऊंगा कि इस स्थल के निचले क्षेत्र में ये मिला, ठीक है, दुर्ग क्षेत्र में ये मिला, तो आपको पता होगा दुर्ग क्षेत्र कौन सा है या फिर निचला नगर कौन सा है, तो आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, पहले हमें नगर नियोजन पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों, नगर नियोजन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें कुछ रटना नहीं होता है, इसमें हमें चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन की मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, परिपक्व हड़प्पा काल में स्थानीय या क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराओं ने अपनी विशिष्टता खो दी थी क्योंकि महानगरीय भौतिक संस्कृति ने क्षेत्रों को निगल लिया था। यानी कि दोस्तों, जो परिपक्व हड़प्पा काल है जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है, इसने स्थानीय या क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराओं में ने अपनी विशिष्टता खो दी थी। यानी कि अब हम कह रहे हैं कि भाई अब बड़े बड़े नगर बस रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं शुरुआत में ग्रामीण बस्तियाँ थी, उसके बाद में नगर बसने लगे, और जब हम हड़प्पा का पतन काल देखेंगे, है ना, हम परवर्ती हड़प्पा काल देखेंगे या उत्तर हड़प्पा काल देखेंगे, उसमें हम फिर से ग्रामीण संस्कृतियों को देखने को हमें मिलती है। तो दोस्तों, महानगरीय भौतिक संस्कृति ने क्षेत्रों को निगल लिया था, ये कथन किसका है? शिरीन रत्नाकर का, ठीक है। चलिए, ये सिर्फ एक कोटेशन है। इस एक लाइन में हम देख सकते हैं कि हड़प्पा का परिपक्व काल किस तरीके का था, ठीक है। यानी कि अब ग्रामीण संस्कृति जो है वह धीरे धीरे नगरीय संस्कृति का रूप धारण कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। परिपक्व हड़प्पा के बहुत से स्थलों में आरंभिक हड़प्पा के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थे और आरंभिक हड़प्पा के बहुत से स्थलों में परिपक्व हड़प्पा के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थे। इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्रमिक विकास की, कि पहले जो है प्रारंभिक हड़प्पा काल, उसके बाद में परिपक्व हड़प्पा काल, फिर उत्तर हड़प्पा काल। लेकिन दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहां पर हमें क्रमिक विकास देखने को नहीं मिलता है। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे परिपक्व हड़प्पा के क्षेत्र हैं जहां पर प्रारंभिक हड़प्पा के कोई साक्ष्य ही नहीं मिलते हैं, और ऐसे बहुत सारे आरंभिक क्षेत्र है जहां पर परिपक्व हड़प्पा के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इट मीन्स क्रमिक विकास के जो है दोस्तों साक्ष्य नहीं मिलते हैं, है ना। देखिए, बहुत सारी जगह मिलते हैं तो बहुत सारी जगह नहीं भी मिलते हैं। देखिए, परिपक्व हड़प्पा के बहुत से स्थलों से आरंभिक हड़प्पा के कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। यानी कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सीधे सीधे परिपक्व हड़प्पा के ही साक्ष्य हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रारंभिक जो ग्रामीण बस्तियां थी वह हमें देखने को नहीं मिलती है, और आरंभिक हड़प्पा के बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहां पर हमें परिपक्व हड़प्पा का कोई क्षेत्र नहीं, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा। समझ रहे हो ना। तो इट मीन्स दोस्तों, बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहां पर क्रमागत जो विकास है वह देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जहां प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों के साक्ष्य मौजूद है, वहां कई प्रकार की विसंगतियां और कुछ उथल पुथल के संकेत मिलते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहां पर प्रारंभिक और परिपक्व, जैसे मैंने आपको बताया भाई, कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा काल के भी, परिपक्व हड़प्पा काल के भी और उत्तर हड़प्पा काल के भी। लेकिन जहां पर ऐसे साक्ष्य मिले वहां पर भी कुछ विसंगतियां देखने को मिलती है, जैसे कि कोटदीजी है, गुमला है, आमरी है, नौशारो है। इन दो स्तरों के मध्य
बड़े अग्निकुंड या जलने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि कोटदीजी, गुमला, आमरी, नौशारो, ये जो जगहें हैं, इन जगहों में हमें प्रारंभिक हड़प्पा काल और परिपक्व हड़प्पा काल, इनके क्रमागत विकास देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिल रहे हैं और परिपक्व हड़प्पा काल के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ भी विसंगतियाँ क्या है, यहाँ पर हमें अग्निकांड व जलने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, रुकिए एक बार, यहाँ पर हमें अग्निकांड व जलने के साक्ष्य मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लाइन आपके लिए देखिए दोस्तों, नौशारो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, नौशारो से कुछ मरण मूर्तियां मिली है जिनकी मांग में सिंदूर भरा गया है। अगर एग्जाम में आ जाए कि सिंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, दोस्तों नौशारो से मिलते हैं। ठीक है, बाकी आमरी संस्कृति, गुमला संस्कृति, कोटदीजी, आमरी संस्कृति के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हमने जब प्रारंभिक हड़प्पा काल पढ़ा था तो दोस्तों हमने आमरी संस्कृति को भी देखा था। ठीक है, ये लाइन आपके लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट। अग्निकांड के साक्ष्य पूछ लिया जाए तो बता देना भाई, कोटदीजी, गुमला, आमरी, नौशारो, यहाँ से कुछ अग्निकांड के साक्ष्य जो है, जलने के साक्ष्य जो है मिल जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, है ना, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन दोस्तों बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के 4 प्रकार मिलते हैं। यानी कि देखिए, अगर हम नगर की बात कर रहे हैं तो दोस्तों हमें राजधानी नगर मिलेगा। ठीक है, हमें बंदरगाह नगर मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारे बंदरगाह नगर भी थे, जैसे लोथल हुआ। ठीक है, सुतका, गैंडोर में भी बंदरगाह मिलता है दोस्तों। ठीक है, सीमांत चौकियाँ मिलेगी। ठीक है, और ग्राम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, छोटे गाँव, छोटी बस्तियाँ देखने को मिल जाती। ठीक है, ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये मोटा मोटा विभाजन है, याद करो तो ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और भी सभ्यताएं थी, जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा के समकालीन सभ्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम हड़प्पा के समकालीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसमें हम एक देखते हैं जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया। ठीक है, और दोस्तों हम देख सकते हैं सुमेरियन सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया का ही पार्ट है, सुमेरियन। ठीक है, हम मिस्र की सभ्यता देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चीन की सभ्यता देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ समकालीन सभ्यताएं हैं, लेकिन दोस्तों इन सभी सभ्यताओं में भी इस प्रकार, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बिकॉज दोस्तों इन सभी सभ्यताओं में भी इस प्रकार का नगर नियोजन नहीं मिलता है। इस प्रकार का नगर नियोजन जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला, इन सभ्यताओं में नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता पूरे विश्व में अपने बेहतरीन नगर नियोजन, टाउनशिप सेटलमेंट, या हम कह सकते हैं टाउन सेटलमेंट की वजह से जानी जाती है। ठीक है, अब भले ही कहने को मेसोपोटामिया, ठीक है, मिस्र, चाइना, ये सभ्यताएं प्राचीन है, बट हड़प्पा जैसे नगर नियोजन यहाँ पर नहीं मिलते। देखते हैं कितना अच्छे से सुव्यवस्थित बसा हुआ शहर था। दोस्तों कुछ याद नहीं करना है इसमें, बस समझना है कि ऐसे ऐसे गलियां थी, ऐसे ऐसे चौराहे थे, ये गलियां, ये चौराहा, यहाँ आना ना दोबारा, ना वो गाना है ना, लेकिन ये थोड़ा अलग हो जाएगा। हाँ, बस हमें ऐसे समझना है। देखिए दोस्तों, आइए, प्राचीनतम सुनियोजित नगर, एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है पहले कभी, कि हड़प्पा सभ्यता किस वजह से जानी जाती है? अपने नगर नियोजन की वजह से। विश्व की सभ्यताओं से कैसे अलग है हड़प्पा सभ्यता? विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से कैसे अलग है? तो उसमें दोस्तों आएगा कि अपने नगर नियोजन की वजह से, अपनी लेखन पद्धति की वजह से, कुछ भी आ जाएगा तो उसमें नगर नियोजन। आइए, हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरीय क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है राखीगढ़ी है। दोस्तों धोलावीरा और राखीगढ़ी में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको थोड़ी सी बात मैं समझाने वाला हूं, समझ लेना। देखिए, राखीगढ़ी सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ हड़प्पा का नगर है। ठीक है, जो कि लगभग 530 हेक्टेयर के अंदर है। आपको ये बात तो याद ही रखनी है। ठीक है, आपको ये बात तो याद ही रखनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम बहुत सारी बार बुक्स में पढ़ते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है,
तो दोस्तों भारत की मैं बात कर रहा हूं तो दूसरा सबसे बड़ा धोलावीरा हो जाएगा। देखिए राखीगढ़ी और धोलावीरा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है। अगर सीधा संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का पूछ रहे दोस्तों, फिर तो राखीगढ़ी है, उसके बाद में मोहनजोदड़ो है 300 हेक्टेयर में फैला हुआ, हड़प्पा है 150 हेक्टेयर में फैला हुआ, धोलावीरा है 100 हेक्टेयर में फैला हुआ, और गनेरीवाल है उसके बाद में 81.5 हेक्टेयर, जिसका भी संपूर्ण उत्खनन नहीं हुआ है, हो सकता है और भी ज्यादा फैला हुआ हो, है ना। लेकिन भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी, पूरी हड़प्पा सभ्यता का भी राखीगढ़ी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा धोलावीरा 100 हेक्टेयर। दोस्तों इन 5 क्षेत्रों को याद रख, 5 नहीं तो दोस्तों इन 4 को याद रख लेना, ठीक है। इन भारत के अंदर पहला और दूसरा सबसे बड़ा भारत के अंदर, है ना, कौन सा है? धोलावीरा है, ठीक है। चलिए अन्य विशाल नगरों में सिंध के नगूर है, ठीक है। इसके अलावा थारोवारोदड़ो है और लखुंज जोदड़ो है तथा बलूचिस्तान का नोंदोरी है जो प्राय 50 हेक्टेयर में फैले हैं, ठीक है। ये वैसे आपकी सुविधा के लिए लिखा है, कभी आ जाए तो आपको याद रखना है राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, इन 4 का याद रख लेना। भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी और उसके बाद में धोलावीरा, और वैसे सबसे बड़ा भी कौन सा है? राखीगढ़ी दोस्तों, ठीक है। और धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया चुका है, कर दिया गया दोस्तों 2021 के अंदर, ठीक है, जुलाई 2021 के अंदर शायद, जो भी है आपको पता है। 40वां स्थान है ये हिंदुस्तान का जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को ने, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों नगर नियोजन या नगर विन्यास पद्धति, आइए बहुत मजे से समझेंगे। आइए देखिए, हड़प्पा नगरों का निर्माण जाल पद्धति, ग्रिड सिस्टम पर हुआ। दोस्तों एक जाल कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी जाल देखा होगा, भाई कैसा होता है जाल? भाई जाल ऐसा ही तो होता है, जाल ऐसा ही तो होता है। अब देखिए दोस्तों यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं जाल पद्धति, ठीक है, कि जाल की तरह पूरा संपूर्ण जो नगर है वह बसा हुआ था, 90 डिग्री पर सड़कें काटती थी, ठीक है। आइए एक एक चीज को समझेंगे अच्छे से, वापस पीछे आइए। नगर नियोजन शतरंज के बिसात यानी चेस बोर्ड की तरह था। क्या आपको चेस बोर्ड जैसा नजर आ रहा है? दोस्तों देखिए, अगर मैं इसको ऐसे काला कर दूं एक तरफ से, देखिए, रुकिए 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 रुकिए, देखिए, ये देखो, अगर मैं इसको चेस बोर्ड बना दूं, है ना, तो दोस्तों क्या आप कह सकते हो कि हाँ सर जी ये जो चेस बोर्ड की तरह ही है? भाई चेस बोर्ड भी तो ऐसे ही होता है, क्यों बच्चों? तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि हाँ ये चेस बोर्ड के समान में भी था, ठीक है। थोड़ा सा कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, इसी डायग्राम को आप देख लोगे ना, आपको सब याद हो जाएगा आगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों क्या ये चेस बोर्ड के समान था? बिल्कुल। तो चेस बोर्ड बोल दो या शतरंज की गोटी, शतरंज के समान बोल दो, है ना। सांप सीढ़ी भी बोल दोगे आप कि गुरुजी सांप सीढ़ी भी ऐसी होती है ना। चलिए, तो दोस्तों शतरंज के समान पूरा शहर बसा हुआ था। भाई सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं लगाना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। दोस्तों जल निकास प्रणाली की तो मैं क्या ही बात करूं, सीधी नालियां, ढकी हुई नालियां, ठीक है, मेहराब बने हुए नालियों के छोटे छोटे से, है ना, ढकी हुई नालियां हैं। और धोलावीरा से तो कुछ बांध भी मिल जाते हैं। देखिए धोलावीरा का और मोहनजोदड़ो का जल व्यवस्था बहुत शानदार थी। हालांकि जो बनावली है, बनवाली बोलते हैं, वहां पर हमें वाटर सिस्टम इतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया दोस्तों 2017 के अंदर, जहां तक मैं सही हूं 2017 में आया था, बाकी 17-18 में लेकिन आया था क्वेश्चन, याद रखिएगा कि सबसे अच्छी जल व्यवस्था कहाँ मिली है। दोस्तों नेट का ही प्रश्न है, धोलावीरा में और मोहनजोदड़ो में शानदार बेहतरीन तरीके से हमें जल व्यवस्था देखने को मिलती है। और छोटे मोटे एग्जाम में आता रहता है निकृष्ट व्यवस्था, या हम कैसे जल निकासी की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, वो बनावली के अंदर, है ना। तो दोस्तों जल निकास प्रणाली भी बेहतरीन थी यहाँ की, याद रखना। आइए आगे, ठीक है। 90 समकोण पर सड़कें काटती है,
समकोण पर काटती सड़कें। याद रखना दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेक्चर्स बनेंगे 10 से 15 लेक्चर बनेंगे आराम से, 15 या उससे कम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको जितनी गहराई से हमें पढ़ना चाहिए ना, एक नेट लेवल की और एक अच्छे प्रोफेसर लेवल की तैयारी के लिए जितनी गहराई से पढ़ना चाहिए दोस्तों, उतनी गहराई से पढ़ाऊंगा। शॉर्टकट दोस्तों नहीं है यहाँ पर किसी प्रकार का, ठीक है। और कुछ सीखेंगे अभी, आप यहाँ आगे चलते हैं। नगर नियोजन की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के निवासी महान निर्माता दिखाई देते हैं। भाई इतना अच्छा नगर बसाया, इट मीन्स कोई महान निर्माता ही होंगे। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवनों, निजी भवनों, रक्षा प्राचीरों, जलाशयों एवं नालियों का निर्माण किया गया। देखिए दोस्तों, सार्वजनिक भवनों का बड़े बड़े कमरे मिले हैं, ठीक है, निजी भवनों के, ठीक है। इसके अलावा कुछ रक्षा प्राचीरों का, भाई जो हम कह सकते हैं दुर्ग क्षेत्र है, अभी मैं बताऊंगा दुर्ग क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। नगर क्षेत्र क्या, दुर्ग क्षेत्र है और नगर क्षेत्र है ना। तो उनको रक्षा प्राचीरों से घेरा गया है ना, ठीक है। और दोस्तों ये रक्षा प्राचीर क्यों बनाई जाती है, मैं आपको चलो बताऊंगा, है ना, बताऊंगा, आगे बताऊंगा, थोड़ा मजा आएगा, है ना। रक्षा प्राचीर मिले, जलाशय मिले, नालियां मिली, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से सार्वजनिक भवनों के, निजी भवनों के, रक्षा प्राचीरों के, है ना, रक्षा प्राचीर यानी कि चारों तरफ से घेर दिया जाता था, रक्षा प्राचीरों के, जलाशयों के, नालियों का निर्माण, ठीक है, आदि किया गया। अधिकांश हड़प्पा नगर 2 भागों में विभक्त थे। देखिए दोस्तों, अब समझने वाली चीज अब आई है। मैं नगर नियोजन पहले क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज दोस्तों अगर मैं आपको सीधा स्थल पढ़ाता तो मैं बोलता कि गढ़ी क्षेत्र, हड़प्पा के गढ़ी क्षेत्र में ये मिला, तो आप सोचते गढ़ी क्षेत्र क्या होता है, आप सोचते पश्चिमी टीला क्या होता है। इसलिए दोस्तों मैं ये लेकर आया हूं। देखिए, अधिकांश हड़प्पा नगर 2 भागों में विभक्त था। हालांकि धोलावीरा में मध्यम नगर भी मिला है, 3 क्षेत्रों में था वो, कालीबंगा से भी 3 टीले मिले हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो मोस्टली अधिकांश जो हड़प्पा के नगर थे वह 3 भागों में, सॉरी 2 भागों में बटे हुए हैं। 2 भाग कौन कौन से, पश्चिमी टीला, अभी आगे मैं बनाता रहूंगा, देखिए साथ साथ समझेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, 2 भागों में, है ना। देखिए ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पश्चिमी टीला, ठीक है, 2 भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी टीला या इसको गढ़ी कह सकते हैं, इसे किला कह दो, दुर्ग कह दो या गढ़ी कह दो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसको पश्चिमी टीला कह दो, इसको एक मिनट, इसको कहीं और ही लिखूंगा मैं, बिकॉज अभी हमें यहाँ और भी बहुत कुछ बनाना है, ठीक है। इसको पश्चिमी टीला कह दो, इसको आप कह सकते हो दुर्ग टीला, इसको आप दोस्तों दुर्ग टीला कह सकते हो, ठीक है। इसको आप दोस्तों गढ़ी कह सकते हो, ठीक है। पश्चिमी टीला कह दो, दुर्ग टीला कह दो, गढ़ी कह दो या किला कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे देखो, दूसरा है जो एक मिनट रुकिए, पश्चिमी टीला की बात करी, इसे किला कह सकते हैं, दुर्ग कह सकते हैं, गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये भी हम आगे समझेंगे, इसको साथ साथ पढ़ें। सामान्यतः किलेबंद दुर्गीकृत सिटाडेल, इसको सिटाडेल भी कह देते हैं, ठीक है। दुर्गीकृत, यह भाग कृत्रिम चबूतरे पर निर्मित होने से पूर्वी टीले से ऊंचा, ठीक है, किंतु छोटे आकार का आयताकार क्षेत्र होता था, ठीक है। यहां पर सार्वजनिक महल की इमारतें स्थित थी। सुरक्षा प्राचीर युक्त इसमें सामान्यतः बुर्ज बने होते थे, ठीक है। आओ वापिस, यानी क्या क्या बात करिए कि ये एक तो आयताकार होता था, वो मैंने देख लिया, ठीक है। सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था ये, ठीक है, सुरक्षा प्राचीर बना दी। सुरक्षा प्राचीर में हम कह सकते हैं, ये लो ऐसे कर दिया मैंने, सुरक्षा प्राचीर को तारबंदी कर दिया ना, सुरक्षा प्राचीर। जैसे कि मैंने आपको बताया कालीबंगा में नगर क्षेत्र जो है, निचला क्षेत्र जो है, उसको भी सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया है। पश्चिमी टीले की बात समझो दोस्तों, पश्चिमी टीला है, ठीक है, आयताकार है, इसको दुर्ग टीला भी कहते हैं, इसको गढ़ी टीला भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको चारों तरफ से सुरक्षा प्राचीर से घिरा जाता था और बुर्ज भी बने। भाई बुर्ज क्या होता है, बुर्ज क्या होता है दोस्तों, जैसे बताया कि भाई बुर्ज बने होते थे। बुर्ज दोस्तों मीनारें होती है, भाई हम बुर्ज खलीफा बोलते हैं, क्या मीनार ही तो है ना। बुर्ज दोस्तों मीनारें होती है जिसमें कोई छोटी मोटी जगह भी होती है जहाँ कोई सैनिक वगैरह कोई खड़ा हो सके, है ना। यहाँ जैसे मान लीजिए कोने पर कोई बुर्ज बना दी, छोटी छोटी मीनारें बना दी चारों तरफ, ऐसे बुर्ज इस सुरक्षा प्राचीर पर मिले हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, कृत्रिम चबूतरे पर निर्मित होने से पूर्वी टीले से ऊंचा,
आकार व आयताकार में क्षेत्र में, आयताकार क्षेत्र का होता है। अब देखिए दोस्तों, एक पूर्वी टीला भी मैं यहाँ बना रहा हूँ आपको, है ना, एक मैं पूर्वी टीला बना रहा हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ, है ना, और आकार में थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं इसको, थोड़ा इसको ऐसे बना देते हैं, आकार में थोड़ा बड़ा, ठीक है। पूर्वी टीला बना रहा हूं मैं, आकार में थोड़ा बड़ा बनाया और इससे थोड़ा नीचे बनाया है, ठीक है। आइए वापस आगे चलो। यहाँ पर सार्वजनिक महल इमारतें स्थित होती थी, ये नगर टीले की बात हो रही है। सुरक्षा प्राचीर युक्त व इसमें सामान्यतः बुर्ज बने होते थे, ठीक है, हो गई। अब जो सेकंड पार्ट है वो देखो, पूर्वी टीला या निचला नगर, ठीक है, इसमें नगर टीला व निचला शहर भी कहते हैं, ठीक है। यह सामान्यतः जनता का आवास क्षेत्र था, सामान्यतः किलेबंद दुर्गीकृत नहीं होता था ये, ठीक है। अब आओ देखो दोस्तों, ये आकार जो है इसका आकार थोड़ा बड़ा होता था, इससे बड़ा होता था ये, इसको हम निचला नगर कह देते हैं, ये पूर्वी टीला, इसको पूर्वी टीला कह दो, ठीक है। और इसको दोस्तों क्या कह सकते हैं, निचला क्षेत्र, और इसको दोस्तों क्या कह सकते हैं, नगर क्षेत्र, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनमें अंतर क्या होता था, देखिए यह जो है इसमें विशेष वर्ग के लोग रहते थे, और दोस्तों इसमें सामान्य जनता रहती थी, सामान्य जनता, सामान्य जनता रहती थी। देखिए दोस्तों सुनिए, ये आकार में छोटा है और ये आकार में बड़ा है। आप खुद सोचिए कि भाई विशेष वर्ग के लोग कितने होते हैं, कम होते हैं, और सामान्य जनता कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है। भाई आम लोग तो बहुत ज्यादा हैं, भाई आप अपनी गली में अगर देखें तो कलेक्टर कितना मिल जाएगा, मुश्किल से एक आधा मिल जाएगा अगर कोई होगा तो, है ना। चलो हम हमारी पूरी तहसील में देख लेते हैं, भाई कलेक्टर या विशेष अधिकारी वर्ग कितने थोड़े से होते हैं, और आम जनता कितनी होती है, बहुत सारी होती है ना। तो वैसे ही दोस्तों इसमें विशेष वर्ग के लोग रहते हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा आकार में छोटा है। पूर्वी टीले के अंदर आम जनता रहती, थोड़ा आकार में बड़ा है। विशेष वर्ग के लोग जैसे कि हम कैसे, कोई पुरोहित रहता होगा, कोई राजा रहता होगा, है ना। और हालांकि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जो हम कह सकते हैं भाई, राजनीतिक व्यवस्था के इतने स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं कि भाई क्या राजा था क्या था, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं भाई इतना अच्छा नगर बसा हुआ था तो कोई ना कोई तो नेतृत्व करने वाला रहा होगा, ठीक है। तो विशेष वर्ग के लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। और यहाँ पर सामान्य किसान है, कृषि करने वाले, खेती करने वाले मजदूर वगैरह, शिल्पकार वगैरह यहाँ रहते थे, ठीक है। इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से घेरा जाता था, बिकॉज भाई विशेष अधिकारी के लोग रह रहे हैं, विशेष वर्ग के लोग रह रहे हैं, तो सुरक्षा रखनी जरूरी है, इसकी इतना ध्यान नहीं रखा जाता था। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर निचले नगर को भी जो है दोस्तों क्या किया गया, सुरक्षा के दृष्टिकोण से घेरा गया है, जैसे कि कालीबंगा, कालीबंगा में निचले क्षेत्र की भी दोस्तों किलेबंदी की गई है, ठीक है। तो देखिए इसको निचला क्षेत्र कह दो, बिकॉज ये थोड़ा ऊपर होता था और ये थोड़ा नीचे होता था, ये थोड़ा नीचे होता था, ठीक है। नगर क्षेत्र कह दो, बिकॉज नगर के आम लोग रहते थे, ठीक है। पश्चिमी टीला थोड़ा ऊपर होता था, बिकॉज दोस्तों हम कह सकते हैं इसको ऊंचा इसलिए बनाया जाता था ताकि जो प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सके, जैसे कि मान लो बाढ़ वगैरह आ जाए, है ना, तो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है तो पानी से बचाव हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा हम कह सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए थोड़ा सा ऊंचाई पर रखा जाता था, और इसको जो है दोस्तों ये थोड़ा इसकी तुलना में थोड़ा नीचे होता था। सुरक्षा प्राचीर की अगर हम बात करें तो दोस्तों युद्धों का इतना भय नहीं था। अभी हम बात करें दुर्गों को, जैसे हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो उसमें हम किलों को जो है दोस्तों, दुर्गों को हम देखते हैं कि किलों को जो है दोस्तों चार दीवारी से घेर दिया जाता है ताकि कोई आक्रमण वगैरह करे तो प्राचीर मजबूत होती थी, आक्रमण से बचा जा सके। लेकिन यहाँ पर कोई बाहरी आक्रमण का इतना भय नहीं था। हाँ हम मान सकते हैं कि हो सकता है भाई किसी आक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है दोस्तों क्या किया गया हो, प्राचीन बनाई गई, लेकिन विशेष रूप से जो खतरा था वो आक्रमणों का नहीं था। विशेष खतरा ऐसा था भाई कोई चोर चकारे ना आ जाए, कोई गाय वगैरह, कोई कोई पशु पुशु चुराने वाले ना आ जाए, चोर वगैरह ना आ जाए, है ना, या फिर कोई कोई आपदा वगैरह ना हो, उससे बचने के लिए, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये चीज़, अब समझ में आ गया। मुख्य चीज़ मुझे यही समझानी थी, एक था पश्चिमी टीला, एक था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले को दोस्तों हम कह सकते हैं दुर्ग टीला, गड्डी टीला भी कह सकते हैं, दुर्गीकृत यानी सिटाडेल, सिटाडेल किया गया, ठीक है। विशेष वर्ग के लोग रहते थे, आकार में थोड़ा छोटा होता था, आकार में थोड़ा बड़ा होता था दोस्तों, सामान्य लोग रहते थे, इसलिए नगर क्षेत्र या निचला नगर भी कह देते थे। ये थोड़ा ऊंचाई पर होता था, ये थोड़ा नीचे होता था, ठीक है। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन है वो इसी प्रकार का था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा का नगर नियोजन सामान्य रूप से ऐसा ही था।
बाकी ऐसे अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। आइए समझते हैं आगे। देखिए, सामान्यतः किले, ये पश्चिमी टीले की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। सामान्यतः किलेबंद दुर्गीकृत होता था, जिसको सिटाडेल कह देते हैं। यह भाग कृत्रिम चबूतरे पर थोड़ा सा ऊंचाई पर था। निर्मित होने से पूर्वी टीले के ऊंचा, यानी कि पूर्वी टीले से ऊंचा किंतु छोटे आकार का आयताकार क्षेत्र था। यानी कि पूर्वी टीले से छोटा भी था और ऊंचा भी था। मैंने आपको बताया ना, पूर्वी टीला कौन सा दोस्तों? पूर्वी टीला यह वाला, इससे थोड़ा छोटा और नीचा, और ये इससे ऊपर होता था, ये नीचे होता था। समझ गए? ठीक है। आइए, यहां पर सार्वजनिक महल की इमारतें स्थित थी। सुरक्षा प्राचीर युक्त इसमें सामान्यतः बुर्ज बने होते, यानी कि बुर्ज यानी मैंने बताया मीनारें बनी होती थी, जहां सैनिक वगैरह कुछ खड़े हो सके। ठीक है, आगे देखिए। पूर्वी टीले की बात हमने कर ली दोस्तों। पूर्वी टीला निचला नगर जिसको बोलते हैं, बिकॉज दोस्तों पश्चिमी टीले से थोड़ा सा नीचा स्थित होता था, इसलिए निचला नगर कहते हैं। इसे नगर टीला व निचला शहर भी कह देते हैं। सामान्य जनता इसमें रहती थी। किलेबंद व दुर्गीकृत नहीं होता था, ये मैंने भी नहीं किया है, लेकिन दोस्तों बहुत सारी जगह अपवाद मिलते हैं। जैसे कि कालीबंगा में निचला नगर भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। यानी कि कालीबंगा में जो पूर्वी टीला है, जो निचला नगर है, उसको भी रक्षा प्राचीर से घेरा गया। ठीक है। अलग अलग परकोटा, यानी कि अलग अलग परकोटा, यानी कि जैसे कि ये एक ये है, एक ये है, इसका अलग परकोटा था, इसका अलग परकोटा था। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है। लोथल व सुरकोटड़ा में गड्डी व निचला नगर दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से रक्षित थे। यानी कि देखिए दोस्तों, जैसे कि एक तो है पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला है, और एक है दोस्तों थोड़ा बड़ा आकार में पूर्वी टीला। इन दोनों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेर दो, तो लोथल व सुरकोटड़ा में गड्डी व निचला नगर दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से रक्षित थे, एक ही परकोटे में थे, एक ही परकोटे में कर दो। ठीक है, लोथल में ऐसा ही था और सुरकोटड़ा में। ठीक दोस्तों, ऐसा आप समझ सकते हो इसको, ऐसा। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं ताकि आपको जो है पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। ये पीडीएफ डाउनलोड का मैंने ऑप्शन आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए समझ गए। नेक्स्ट आइए। देखिए दोस्तों, ये पूरा नगर नियोजन आप इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हड़प्पा की नगर नियोजन है। देखिए दोस्तों, देखिए पश्चिमी प्रवेश द्वार है इस तरफ। ठीक है, ये सीटाडेल है। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर लिखा आपको दिख रहा है क्या? ये सीटाडेल लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर क्या है? भंडारघर। यानी कि अभी हम हड़प्पा जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें मिली है। ठीक है, और दोस्तों एक ये रहा, एक ये निचला नगर है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो का है, ये निचला नगर है। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो का आप यहाँ पर देखोगे, मोहनजोदड़ो का दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर। तो देखिए दोस्तों, यह तो ये जो एरिया है ये तो दुर्ग क्षेत्र हो गया, और दोस्तों यह जो एरिया है यह क्या हो गया? निचला नगर हो गया। ठीक है, ये सीटाडेल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित थे। ठीक है, देख सकते हो आप यहां पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सैंधव नगर, दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आने वाला है यहां, जूनीकरण बताऊंगा आपको। सैंधव नगर सामान्यतः दो भागों में विभक्त थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, सामान्यतः दो भागों में विभक्त थे सैंधव नगर। लेकिन धोलावीरा एवं जूनीकरण से हमें तीन भागों में विभक्त शहर प्राप्त होते हैं। गड्डी मिला है, मध्यम नगर मिला है व निचला नगर मिला है। यानी कि एक तरफ हम देख रहे हैं दोस्तों, एक बीच में मध्यम नगर देख रहे हैं और एक दूसरा जो निचला नगर देख रहे हैं। यानी कि ऐसे तीन क्षेत्र हमें मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? धोलावीरा तो हम पढ़ते आए ही हैं, हम शुरू से पढ़ रहे हैं धोलावीरा धोलावीरा धोलावीरा। ठीक है, लेकिन दोस्तों धोलावीरा के साथ साथ जूनीकरण। अब दोस्तों जूनीकरण का हमें बहुत कम बुक्स में मिलता है। जूनीकरण कहाँ पर स्थित है ना? जूनीकरण का सीधा अगर आ जाए, जूनीकरण कहाँ स्थित है, शायद आपने भी मेरे हिसाब से नाम नहीं सुना होगा, और बहुत कम बुक्स में मिलते हैं। हमारे प्रोफेसर थे और उन्होंने एक दिन जूनीकरण लिखवा दिया। हम भी सोच में पड़ गए, यार जूनीकरण कौन सी किताब के अंदर कहाँ पर है। ठीक है, और बहुत लंबे समय तक हमें नहीं पता था। लेकिन दोस्तों जूनीकरण भी गुजरात के अंदर है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो सीधा इतना ही पूछेगा, जूनीकरण कहाँ स्थित है। आप मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास एकेडमी बच्चों, जूनीकरण नाम मुझे नहीं लगता आपने भी सुना होगा, और सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बताना मुझे कमेंट में आज ये लेक्चर देखने के बाद में कि आपने जूनीकरण के बारे में सुना कि नहीं सुना। आपको बस इतना याद रख लेना भाई, जूनीकरण भी हड़प्पा सभ्यता से स्थल है, जो कि संबंधित स्थल है, जो कि गुजरात में है। इतना याद रख लेना, गुजरात का स्थल है ये। धोलावीरा एवं जूनीकरण
धोलावीरा एवं जूनीकरण से हमें 3 भागों में विभक्त शहर प्राप्त होते हैं। ठीक है, 3 भागों में विभक्त शहर प्राप्त होता है। गढ़ी है, मध्यम नगर है व निचला नगर, यानी कि एक बीच में एक मिडिल टाउन भी मिला है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक मिडिल टाउन भी मिला है। ठीक है, धोलावीरा में 3 टीलों की अलग अलग किलेबंदी की गई है। तत्पश्चात इन तीनों की सम्मिलित रूप से किलेबंदी की गई, यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ऐसा ऐसा क्षेत्र मिलेगा। धोलावीरा का जो क्षेत्र है वो कैसा है, देखिए ऐसा है। मान के चलिए आप, ये पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला। ठीक है, ये है मध्यम नगर, मध्यम नगर। ठीक है, आप ऐसे मान लो। और दोस्तों ये है पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, यानी तीनों की अलग अलग किलेबंदी है। ठीक है, और दोस्तों फिर तत्पश्चात इस पूरे की, यानी ये धोलावीरा का स्ट्रक्चर है, ये धोलावीरा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए लाइन टू लाइन पढ़िए। देखिए, तीनों टीलों की अलग अलग किलेबंदी की गई है एवं तत्पश्चात इन तीनों की सम्मिलित रूप से, देख लीजिए, अलग अलग, उसके बाद सम्मिलित रूप से, ऐसा धोलावीरा है। ठीक है, आइए लोथल में सीटाडेल, सीटाडेल यानी दुर्ग वाला क्षेत्र, दुर्गीकृत क्षेत्र। ठीक है, सीटाडेल पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, यानी कि जहां हम देखते हैं दोस्तों पश्चिमी टीला पश्चिम में, बल्कि लोथल में पश्चिम में ना होकर दक्षिणी पूर्व में है। भाई थोड़ा सा दक्षिण की तरफ, थोड़ा सा पूर्व की तरफ, दक्षिणी पूर्व में। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये धोलावीरा का स्ट्रक्चर है। देखिए यहां पर आपको मध्यम नगर मिल जाएगा, ये जो है ये रहा मध्यम नगर। ठीक है, बाकी ये दुर्ग वाला क्षेत्र है, दुर्ग प्राचीर है। ठीक है दोस्तों, ये मिडिल टाउन है, यानी कि हम कह सकते हैं भाई 2 क्षेत्रों के बीच में मिडिल टाउन मिला है। भाई एग्जाम में आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है, वो धोलावीरा है। हालांकि 3 टीले हमें कालीबंगा से भी मिलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, स्टेडियम के साक्ष्य में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और और ये कुछ चीज़ें लिख रखी है, प्रसाद है, कर्मकांड स्थल है। ये जब हम धोलावीरा पढ़ेंगे विशेष रूप से कि धोलावीरा से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो मैं अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा आप नगर नियोजन देख लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, नेक्स्ट है कालीबंगा तथा हड़प्पा में गढ़ी तथा निचले नगर के बीच खाली जगह है, यानी कि बीच में स्पेस है, खाली जगह है, ऐसा माना जाता है। भाई कोई नदी नदी निकलती होगी बीच में से। ठीक है, मोहनजोदड़ो में गढ़ी व निचले नगर के मध्य सिंधु नदी की एक शाखा बहने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो में भी दोस्तों गढ़ी और निचले नगर के बीच में खाली स्पेस है, ऐसा माना गया कि भाई यहाँ कोई ना कोई जो है क्या होता होगा, कोई सिंधु नदी की कोई शाखा बहती होगी, इसलिए बीच में स्पेस है। अभी दिखाऊंगा। सुरकोटड़ा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित थी तथा मोहनजोदड़ो की रक्षा प्राचीर के बुर्ज पक्की ईंटों से निर्मित थे। भाई रक्षा प्राचीर बनाई गई है। ठीक है, जैसे मान लो पूरी प्राचीर बनाई गई, बीच में बुर्ज बना दिया, एक मीनार टाइप कुछ बना दिया, फिर ये बना दी, बीच में बुर्ज बना दिया, जहाँ थोड़ा बहुत सैनिकों के खड़े होने की स्पेस होता था। ठीक है, बुर्ज बना दिया। ठीक है, तो पत्थर की बनी हुई थी। ठीक है, तो सुरकोटड़ा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित थी तथा मोहनजोदड़ो की रक्षा प्राचीर के बुर्ज पक्की ईंटों से निर्मित थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की रक्षा प्राचीर की अनेक बार मरम्मत भी हुई थी। ठीक है, ये सामान्य बातें हैं, आपको याद रखना है कि भाई साहब रक्षा प्राचीर जो होती थी, रक्षा प्राचीर में बुर्ज भी बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए, बाकी ये याद रखना आपको कि मोहनजोदड़ो की जो बीच में जो खाली स्पेस छोड़ा गया निचले नगर में और जो है गढ़ी क्षेत्र में, यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि कोई ना कोई जो है हो सकता है कोई सिंधु नदी की कोई शाखा वगैरह बहती होगी यहाँ। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चहुंदड़ो की गढ़ी की किलेबंदी नहीं की गई दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि चहुंदड़ो का जो दोस्तों, चहुंदड़ो से किसी प्रकार की किलेबंदी के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। किलेबंदी का साक्ष्य इट मीन्स दोस्तों कोई रक्षा प्राचीर नहीं बनाई गई है। ठीक है, खुला पड़ा है, कोई सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। चहुंदड़ो से दोस्तों वक्राकार ईंटें मिली है, याद रखना। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें और चहुंदड़ो से वक्राकार ईंटें मिलती है, याद रखना। ठीक है, सिंधु सभ्यता में सामान्यतः 2 टीले मिलते हैं, लेकिन कालीबंगा से 3 टीले मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से 3 अलग अलग टीले मिले हैं जिनका उत्खनन हुआ है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके नेट में कि कौन सा क्षेत्र जो है वो 3 अलग अलग भागों में विभाजित है। सबको धोलावीरा पता है, धोलावीरा ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, जूनीकरण भी हमने देखा, जूनीकरण ऑप्शन में नहीं था। फिर कालीबंगा ऑप्शन में था, कालीबंगा 3 टीले हैं इसमें भी अलग अलग। ठीक है, याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है। बनावली के दुर्ग टीले के चारों ओर एक अतिरिक्त सुरक्षा प्राचीर एवं
उसके चारों ओर खाई मिलती है। ठीक है, ये सामान्य बात है। ठीक है, आपको ये दो चीजें याद रखनी है अच्छे से। आगे देखिए, अब हम सड़क व्यवस्था देखते हैं। भाई सड़क, नगर नियोजन देख लिया, एक बार पीछे चलो। नगर नियोजन को एक सांस में बोलते हैं। एक सांस का मतलब है एक बार में बोलते हैं ना, एक सांस में तो कैसे बोलेंगे। यानी कि दोस्तों नगर जो है वो पूरा पूरा शतरंज के बोर्ड की तरह बसा हुआ था, नगर चेस बोर्ड के समान बसा हुआ था, नगर जाल पद्धति पर बसा हुआ था। ठीक है दोस्तों, सुव्यवस्थित बसा हुआ था। ठीक है, नगर में दोस्तों एक था पश्चिमी टीला, जिसको हम दुर्ग टीला भी बोल देते हैं, जिसको हम किला भी बोल देते हैं, जिसको हम गढ़ी भी बोल देते हैं। और दोस्तों एक था पूर्वी टीला, जिसको हम दोस्तों निचला नगर भी बोल देते हैं, जिसको हम नगर क्षेत्र भी बोल देते हैं। पश्चिमी टीला जो है, या हम कह सकते हैं दुर्ग क्षेत्र जो है दोस्तों, वह आकार में छोटा होता था पूर्वी टीले की तुलना में, क्योंकि दोस्तों उसमें विशेष वर्ग के लोग रहते थे और विशेष वर्ग के लोग थोड़े से होते हैं, तो आकार में छोटा, आयताकार आकार में छोटा। निचला नगर जो थोड़ा आकार में बड़ा होता था। पश्चिमी टीला जो थोड़ा ऊंचाई पर होता था। निचला नगर दोस्तों नीचे होता था, इसलिए निचला नगर उसका नाम है। ठीक है, पश्चिमी टीले को सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था। निचले जो क्षेत्र उसको सुरक्षा प्राचीर से नहीं घेरा जाता था, लेकिन किलाबंदी कालीबंगा के अंदर किलेबंदी की गई है। निचले नगर की भी किलेबंदी की गई है कालीबंगा में। धोलावीरा दोस्तों 3 भागों में विभक्त है, मध्यम नगर भी मिला है। कालीबंगा के अंदर दोस्तों 3 टीले मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चहुंदड़ों में किसी प्रकार की कोई किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों सुरक्षा प्राचीर जो बनाई जाती थी उसमें बुर्ज भी बनाए जाते थे। ठीक है, बुर्ज भी बना दिए जाते थे। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों नगर नियोजन में हम पढ़ते हैं सड़कें कैसी थी। आइए, मोटी मोटी याद रखने लायक चीजें बताऊंगा, वो याद करनी है। सड़कें कैसी थी, सड़क व्यवस्था, समकोण पर काटती हुई सड़कें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्तर से आ रही है, दक्षिण से आ रही है, पश्चिम से आ रही है सड़क, पूर्व से आ रही है ना। और दोस्तों ये आपस में यहाँ समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री कोण बना लेती थी। ठीक है, ये बीच में दोस्तों ऑक्सफोर्ड सर्कस है, ऑक्सफोर्ड सर्कस, सर्कस बोल दो या ऑक्सफोर्ड सर्किट बोल दो, अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, है ना। ये तो ये रहा ऑक्सफोर्ड सर्कस। देखिए, समकोण पर काटती हुई सड़कें, सड़कें जो है समकोण पर काटती थी। सड़कें सामान्यतः कच्ची थी, परंतु कालीबंगा एवं मोहनजोदड़ो से मुख्य सड़क को पक्का करने का प्रयास किया गया। देखिए दोस्तों, सड़कें जो है सामान्यतः कच्ची हुआ करती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो से एक विशेष सड़क मिली है जो दोस्तों पक्की भी थी। ठीक है, पक्की करने का उसको प्रयास भी किया गया। अब दोस्तों, और वो सामान्यतः चौड़ी भी थी काफी। जो बाकी सड़कें थी वो इतनी चौड़ी नहीं होती थी, लेकिन दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक विशेष सड़क मिली है जो थोड़ी चौड़ी भी थी। तो दोस्तों ऐसा माना गया है कि हो सकता है ये कोई वीआईपी रास्ता होगा, कोई वीआईपी मार्ग होगा। भाई इतना चौड़ा है, इतना बाकी सड़कों से अलग है, तो दोस्तों उसको राजपथ की संज्ञा दी गई। भाई हो सकता है ये राजपथ, लगभग 10 मीटर चौड़ा था वो, हो सकता है कोई राजपथ हो। ठीक है, मुख्य सड़क राजपथ उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और पूर्वी सड़क उसे जिस स्थान पर काटती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस, ऑक्सफोर्ड सर्कल या सर्कस नाम दिया गया। यानी देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में आ रही है और ये पूर्व से पश्चिम वाली, ये जहां काट देती यहाँ गोला, इसको हम ऑक्सफोर्ड सर्कस कह देते थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे, सड़कें समकोण पर काटती थी, सामान्य सी बात है। ठीक है, और दोस्तों सड़कें कच्ची होती थी, लेकिन कालीबंगा मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कें मिली। भाई राजपथ कहाँ मिला है, विशाल सड़क कहाँ मिली दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिली है। आइए देखेंगे अभी आगे, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये राजपथ है, यानी कि दोस्तों ये एक वीआईपी रास्ता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिलता है ये। ठीक है, मुख्य सड़क है ये, इसको हम राजपथ कह देते हैं। ठीक है, लगभग 10 मीटर ये चौड़ी हुआ करती थी। देखिए, देखेंगे आगे। दुर्ग में सामान्यतः प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था, लेकिन कालीबंगा और मोहनजोदड़ो में हमें उत्तरी सड़क से प्रवेश दिखाई देता है। सामान्य रूप से जो दुर्ग क्षेत्र जो होता है दोस्तों, उसमें एंट्री के लिए पूर्वी क्षेत्र से जो है दोस्तों एंट्री होती थी। लेकिन अपवाद यहाँ पर कालीबंगा और मोहनजोदड़ो हम देख रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों मुख्य सड़क जो है दोस्तों उत्तरी, जो हम कह रहे हैं उत्तरी सड़क जो है, यहाँ से हमें प्रवेश दिखाई देता है। सामान्य बात है। मोहनजोदड़ो में हमें एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग रात्रिकालीन विश्राम करने के लिए किया जाता होगा। भाई चबूतरे बने हुए हैं, कोई थक जाए, ठीक है, विश्राम कर सकता है। सड़कों से गलियां निकलती थी, सड़कों से गलियां निकलती थी और मकानों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। ठीक है, हालांकि लोथल इसका अपवाद है, क्योंकि वहां एक मकान का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलते हुए दिखाया गया। यानी कि देखिए दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि भाई साहब मुख्य सड़क, जैसे मान लीजिए कोई मुख्य सड़क है, जैसे मान लो ये एक घर है, ये ऐसे समकोण पर सड़कें काट रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, देख लो। जैसे मान लो ये घर है, अभी इनसे भी छोटी छोटी गलियां निकलती थी, सड़कों से भी, है ना, ऐसे।
ठीक है। जैसे मान लो ये गली निकल रही है, यहाँ से कोई गली जा रही है ना, जैसे मान लो कोई घर है। अब दोस्तों मान लीजिए ये जो घर है, इसका जो गेट है ये इस तरफ है और यहाँ मेन रोड है और यहाँ एक पतली गली है। तो दोस्तों जो मुख्य जो द्वार है वो मेन रोड पे नहीं खुलता था, वो गलियों में खुलते थे। बिकॉज दोस्तों मेन रोड पर कोई, जैसे मान लो कोई बच्चा है मेन रोड पर दोस्तों, कोई साधन वगैरह, अब यूँ तो है नहीं भाई ट्रक वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह जाती होगी, ये तो थे नहीं, कोई बैलगाड़ी वगैरह, कोई कुछ भी गाड़ी वगैरह कुछ भी इस मुख्य सड़क से गुजरता होगा, तो दोस्तों एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। इसलिए दोस्तों जो घर के जो दरवाजे हैं वो पतली गलियों में खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पर खुलते थे। लेकिन लोथल अपवाद है, यहाँ लोथल अपवाद है। लोथल में दोस्तों अपवाद है क्योंकि वहाँ एक मकान का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलते हुए दिखाया गया, यानी कि मेन जैसे गेट खोलते दोस्तों मेन हाईवे सामने, ऐसे दिखाया गया लोथल में। सुरक्षा का थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य सड़क को प्रथम सड़क या राजपथ कहा गया है। मोहनजोदड़ो के लोअर टाउन से प्रथम सड़क या राजपथ 10 मीटर चौड़ी है ना। मैंने जैसे आपको पीछे राजपथ दिखाया, लगभग 10 मीटर चौड़ी, कहीं कहीं दोस्तों आपको ये 9.15 मीटर भी मिल जाएगा ना, लेकिन मोटा मोटा आप 10 मीटर मान के चलिए, ठीक है। तथा गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र की मुख्य सड़क 6 मीटर चौड़ी होती थी। यानी कि जो राजपथ है जो मोहनजोदड़ो से मिला दोस्तों, सीधी सीधी बात है, राजपथ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? एक वीआईपी सड़क है जिसका जो सामान्य सड़कों से, जैसे पतली पतली गलियां 3-3 मीटर की होती थी है ना, 6-6 मीटर की सामान्य सड़कें होती थी, और एक ये मुख्य सड़क ये अलग ही आकर, इसका ये 10 मीटर चौड़ी है, मुख्य सड़क है ना। इट मीन्स इसको राजपथ की संज्ञा दी गई है, ठीक है। यानी अनुपात इनका होता है 10:6, ठीक है। सहायक सड़कें 3 मीटर की होती है, यानी जो छोटी सड़कें होती थी वो 3-3 मीटर की होती थी। मुख्य सड़क 10 मीटर की, छोटी सड़कें 3-3 मीटर की होती थी, ठीक है। सड़कों पर कूड़ा कचरा एकत्र करने के लिए कचरा पात्र रखे जाते थे या गड्ढे खोदे जाते थे, सामान्य बात है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। भवन सड़कों का अतिक्रमण नहीं करते थे। आजकल क्या होता है भाई, ये जो घर है वो मेन एकदम, उसका जो मेन जो गेट है वो एकदम रोड के बीच में आ रहा होता है, फिर वो जेडीए वाले या फिर जो भी है मतलब लिख देते हैं भाई इतने इतने दिन में खाली करो नहीं तो तोड़ देंगे, है ना। आजकल अतिक्रमण कर लेते हैं ना, वैसे यहाँ पर अतिक्रमण नहीं था। यहाँ पर जितना जितना एरिया वहीं पर रहते थे, ठीक है। संभवतः यहाँ नगर पालिकाओं का अस्तित्व रहा होगा, भाई नगर पालिका वाले काम करते हैं ये, है ना, कि भाई आपका जो घर है इसका थोड़ा सा मेन रोड में आ रहा है, इसको थोड़ा पीछे सरका, उसको तोड़ो थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ईंट की बात करें दोस्तों, नगर नियोजन में बात करें घरों की, तो घरों की बात करें दोस्तों, ईंटों की बात। सड़क व्यवस्था में हमने क्या देखा, सड़कें जो है दोस्तों समकोण पर काटती थी, सड़कें कच्ची होती थी, कुछ सड़कें पक्की बनाने का प्रयास किया गया। मोहनजोदड़ो से राजपथ मिला है दोस्तों, राजपथ की जो चौड़ाई है 10 मीटर होती थी। राजपथ मुख्य सड़क होती थी जो कि दोस्तों उत्तर से पूर्व की तरफ, उत्तर से पश्चिम की तरफ जाती थी, है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी। और बाकी दोस्तों जहाँ से उत्तर से दक्षिण सड़क जा रही है और एक पूर्व से पश्चिम की तरफ सड़क जा रही है जो आपस में काट रही है, उस सर्किल को दोस्तों क्या बोलते थे, ऑक्सफोर्ड सर्किल बोलते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सड़कों को देखा, और जो मुख्य जो घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पे ना खुलकर दोस्तों गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल के अंदर अपवाद है, लोथल में एक घर का जो दरवाजा है वह मुख्य सड़क पर ही खुल रहा है, ठीक है। आइए ईंट की बात करें। ईंटों को बिछाने की इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर ईंटें बिछाई जाती है। देखिए दोस्तों ऐसे आजकल भी अपने यही होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है। हम बचपन में झोपड़ियां बनाते थे ना ऐसी, ठीक है, ऐसे ईंटें बिछा दी जाती है ना, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर ईंटें बिछा दी जाती थी, ठीक है। ये देखो ये मैंने बिछा दी, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड विधि पर दोस्तों ईंटें बिछा दी जाती थी, ठीक है। सामान्यतः ईंटों का आकार दोस्तों 4:2:1 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात में होता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको प्राक हड़प्पा में अलग बताया अनुपात, और यहाँ पर दोस्तों अलग है, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा। सामान्यतः मकानों के निर्माण में लाई गई ईंटें 28x14x7 सेमी आकार की होती थी। दोस्तों ये जो आकार आपको अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम में इतना नहीं पूछता है, एग्जाम में ये पूछ लेगा अनुपात, ये शायद ही पूछे ऐसा, फिर भी दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। सेंटीमीटर में और मीटर का भी आपको याद रखना, भाई कोई सेंटीमीटर में पूछ रहा है मीटर में, वैसे इतना नहीं पूछता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, आप मोटा मोटा यही याद रख लेना, है ना दोस्तों, इतना लोड मत लेना दिमाग पर, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट जो है दोस्तों वो है 6.35 इंटू 26.27 इंटू 51.43 सेमी आकार की है, ठीक है। इतना ये याद रखने वाली चीजें नहीं है दोस्तों, सामान्य अप्रोच के साथ आप चलो तो, ठीक है। ये अनुपात याद रख लेना, ये एग्जाम में आ जाता है। आगे देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रक्षा प्राचीर के निर्माण में मकानों की बड़ी ईंटों का प्रयोग होता था। आकार सामान्यतः 40x20x10 होता था, ठीक है। चलिए ये दोस्तों ये सारणी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ईंटों के प्रकार उपयोग देखिए, कच्ची ईंट का प्रयोग होता है दोस्तों रक्षा प्राचीर में, चबूतरा और सड़क निर्माण में। मैंने आपको बताया मुख्यतः जो सड़कें हैं दोस्तों वह कच्ची ईंटों से, है ना, कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी,
कुछ कुछ सड़कें मुख्य पक्की करने का प्रयास मिला है कई कुछ सड़कों का, ठीक है। पक्की ईंटों में विशाल भवन निर्माण होते थे। फन्नीदार ईंट कुओं की दीवार व मेहराब बनाते थे, ठीक है। ईंटों के अलग अलग प्रकार है। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और एक वक्राकार ईंट। वक्राकार ईंट केवल और केवल चहुंदड़ों से मिली है और अलंकृत ईंटें कालीबंगा से मिलती है, एकमात्र कालीबंगा के फर्श से, है ना। अलंकृत यानी उस पर अलंकरण किया गया है, कुछ उसमें साज सज्जा, कुछ उसमें फूल पत्ती, कुछ भी बनाया हुआ, अलंकरण किया गया है, ठीक है। सादा ईंटें नहीं है। वक्राकार ईंट चहुंदड़ों से मिलती है, ये आपको याद ही रखना, वक्र आकार की ईंटें चहुंदड़ों से मिलती है, ठीक है। और एल आकार की ईंटें, एल साइज की, ऐसी, है ना। इमारतों के कोनों की चिनाई, भाई कोने कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना कोने, ठीक है, ऐसे तो होते हैं एल आकार, तो इसकी चिनाई के लिए ऐसे फिट हो जाती थी, है ना। एल आकार की ईंटें भी होती थी, ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। चहुंदड़ों की एक ईंट पर बिल्ली तथा कुत्ते के पद छाप हैं, भाई ईंट है, ठीक है, और आगे वाला जो पंजा है वो बिल्ली का है, पीछे वाला कुत्ते का पंजा है, तो इट मीन ऐसा माना गया बिल्ली का पीछा कर रहा होगा कुत्ता। ये साक्ष्य चहुंदड़ों से मिलते हैं। अब हम भवन निर्माण की बात करते हैं, ठीक है। ईंटों में हमने क्या देखा, भाई ईंटें जो है कच्ची, पक्की, फन्नीदार, अलंकृत, वक्राकार, ठीक है, प्रकार की ईंटें हुआ करती थी, ठीक है। कच्ची ईंटों का यूज सड़कों में होता था, पक्की ईंटों का निर्माण भवन निर्माण और कुछ मुख्य सड़क बनाने के अंदर। ईंटों का कुछ एल आकार की ईंटें मिली है जो कोनों को भरने के लिए काम में ली जाती थी, ठीक है। अब आ जाओ भवन निर्माण में। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था, जैसा कि हमने पीछे देखा। नोट है, कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, जिससे यह बस्ती सिंधु सभ्यता की अन्य बस्तियों की अपेक्षा गरीब दिखाई देती। दोस्तों हम दीनहीन बस्ती भी कह देते हैं, भाई कालीबंगा को गरीब बस्ती भी कहते हैं, बिकॉज ज्यादातर मकान जो है दोस्तों कच्ची ईंटों के बने हैं। और कालीबंगा में ईंटों में दोस्तों दरारें देखने को मिलती है। दरारें इट मीन्स ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा में भूकंप जैसी कोई आपदा आई होगी, है ना। तो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा में दर्ज किए गए हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो भूकंप भी कालीबंगा मिले हैं, और कच्ची ईंटों की वजह से दोस्तों कालीबंगा को हम कह सकते हैं भाई ये कोई दीनहीन बस्ती होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भवनों के मध्य एक चौक, 4-5 कमरे, स्नानागार, रसोई घर तथा कुआं दिखाई देता है। यानी कि देखिए दोस्तों भवन कैसे होते थे, सामान्यतः पक्की ईंटों से बनते थे, ठीक है, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों के भी है, ठीक है। भवनों के मध्य एक चौक होता था, भाई चौक होता था, 4-5 कमरे होते थे चारों तरफ, ठीक है। स्नानागार, जैसे कि दोस्तों विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला, लेकिन सामान्य स्नानागार भी होते थे, ठीक है। रसोई घर होता था और कुआं, मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं मिले हैं, याद रखना। कुएं से सिंचाई होती थी, नहरों से सिंचाई नहीं होती थी। नहरों के भी साक्ष्य मिलते हैं, अपवाद स्वरूप अफगानिस्तान के अंदर शर्तुगई स्थान है, वहां से नहरों के साक्ष्य मिले गए, ठीक है। लेकिन मुख्यतः जो सिंचाई होती थी वो कुओं से होती थी, ठीक है। मकान 1 मंजिला या 2 मंजिला थे और इनके एक पल्ले के किवाड़ हो, एक पल्ले के किवाड़ यानी एक तरफ से खुलने वाले। एक तो होता है भाई दोनों तरफ से, आइए दरबार खोल देते हैं, है ना। एक दोस्तों एक तरफ से, हाँ जी भाई ऐसा नाड़ा निकाल के, हाँ भाई कौन है ना। आजकल तो वो आंख आ रही आई देखते हैं उसमें से, है ना। तो कहने मतलब एक पल्ले के गेट होते थे, है ना, एक पल्ले के किवाड़ का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर जो जैसे मान लो 2 मंजिले घर है, इसमें बताया भाई, है ना, मकान 1 मंजिल या 2 मंजिला। जैसे 2 मंजिला मकान है, जैसे कि मान लीजिए 1 मंजिल ये है, ग्राउंड फ्लोर है, 2 मंजिल, यहाँ पे खिड़की नहीं होती थी। ये लोग दोस्तों निजी लाइफ जीते, यानी हम कह सकते हैं भाई प्राइवेसी बहुत रखते थे, खुद की जो चीजें हैं पर्सनल रखते थे। तो खिड़कियां वगैरह निचले वाले पर नहीं बनाते थे, भाई कोई चलता फिरता ऐसे देख ना ले भाई अंदर क्या पड़ा है ना, खिड़कियां होती है ना। बट ये नीचे वाले फ्लोर पर खिड़कियां नहीं बनाते थे, है ना, क्योंकि ये थोड़ा निजीकरण रखना चाहते, भाई प्राइवेसी रखना चाहते थे, बाहर के लोग कोई इंटरफेयर ना करे, अंदर ना देख सके, है ना। हाँ ऊपर जो है खिड़कियां वगैरह देखी जा सकती है, ठीक है। निचले ग्राउंड फ्लोर पर खिड़कियां नहीं होती ताकि कोई देख ना ले, है ना। अब जो भी है दोस्तों अगले इनकी व्यवस्था थी। सैंदो निवासी निर्माण क्षेत्र में निजता, वही बात आ गई, देखो निजता का अधिक ध्यान रखते थे। इस कारण भवनों में प्रथम तल पर खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। फर्स्ट फ्लोर पे नो खिड़की नो विंडो, भाई हवा लेनी ऊपर जाओ, ठीक है। चलिए सही भी है भाई, अब ऊपर वाले भी तो ऐसे ऊंचा होकर तो देख नहीं सरा सेकंड फ्लोर पे, लेकिन हाँ निचले फ्लोर पे दोस्तों खिड़कियां नहीं होती थी, याद रखना, ये बात बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के भवन मुख्यतः पक्की ईंटों से तथा लोथल, रंगपुर व कालीबंगा में निर्माण के लिए अधिकांशतः कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। देखिए मुख्यतः पक्की ईंटों के थे, लेकिन कालीबंगा मैंने बताया भाई गरीब बस्ती दिखाई देती है। आप तो कालीबंगा याद रख लो, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। बाकी लोथल है, रंगपुर है, रंगपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगपुर को हम पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। रंगपुर गुजरात के अंदर है ना, मादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर। यहाँ से धान की भूसी मिलती है, बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। रंगपुर वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों गुजरात में, ठीक है, पढ़ेंगे इसको हम आगे, ठीक है, गुजरात के अंदर है ये, ठीक है। धान की भूसी रंगपुर से मिली है, बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। मादर नदी के तट पर स्थित है, याद रखना रंगपुर, ठीक है। अली मुराद है, सुतका गेंडोर व सुरकोटड़ा में विशेषतः नींव में क्या है, विशेषतः नींव में पत्थर का प्रयोग, यानी जो भवनों की जो नींव बनाई है उसमें पत्थर के प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार का भवन निर्माण हुआ करता था। आगे देखते हैं, नाली व्यवस्था देखते हैं,
है ना। भाई भवन निर्माण में हमने क्या देखा, भाई भवन जो है 1 मंजिला 2 मंजिले होते थे, एक चबूतरा चौराहा वो होता था, मतलब बरामदा टाइप, है ना, और दोस्तों 4-5 कमरे होते थे, स्नानागार होते थे, रसोई घर होते थे, कुआं होते थे, ठीक है। 2 मंजिला होते, नीचे वाले भी खिड़की नहीं होती थी, ऊपर वाले भी खिड़की होती थी। सामान्यतः पक्की ईंटों के घर बनते थे। कालीबंगा, लोथल है, रंगपुरा, यहाँ पर कच्ची ईंटों के साक्ष्य देखने में मिलते हैं, घर देखने में मिलते हैं, है ना, सामान्य बातें हैं। चलिए नाली व्यवस्था देखिए भाई साहब, नाली व्यवस्था अच्छी थी। हालांकि बनावली के अंदर हम कह सकते हैं कि भाई जल निकास की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वैसे दोस्तों देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर नालियां बनाई गई थी, सीधी नालियां। देखिए सिंधु सभ्यता में सड़कों के दोनों किनारों पर नालियों का निर्माण किया जाता था। भाई जैसे मान लो ये सड़क है, सीधी जा रही है, ठीक है, इसके इधर भी नाली बनाई और इधर भी नाली बनाई, और नालियों को ढका हुआ, क्योंकि दोस्तों खुली नाली है, पानी ठहर रहा है, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां फैल रही है ना। भाई मोहनजोदड़ो से मलेरिया जैसी आपदा फैलने की बात करी थी कैनेडी महोदय ने कि भाई यहाँ कोई मलेरिया जैसी महामारी फैल गई होगी, है ना। तो दोस्तों ऐसी महामारी से बचने के लिए नालियों को ढक दिया जाता था, ठीक है। इनमें जगह जगह पर सोख्ता गर्त, यानी सोख्ता गर्त यानी आगे खड्डा बना दिया गया, मान लो यहाँ पर पानी अंदर चला जाता था, है ना, ठीक है, फिर नीचे वो पानी सोख लेती थी जमीन, है ना। तो सोख्ता गर्त बनाए गए थे जिन्हें बड़ी बड़ी ईंटों के माध्यम से ढक दिया जाता था। इसको भी ढक दिया जाता था, भाई ढकना जरूरी है, खुला नहीं छोड़ना, बीमारियां पनपती है, एक जगह पानी ठहर गया बिना बीमारियां पनपती है, ठीक है। लोथल से हमें सीढ़ीदार नाली मिली है, ठीक है, सीढ़ीदार नाली, ऐसे 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 सीढ़ी नुमा नालियां कहां से देखने मिली, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोथल से सीढ़ीदार नालियां देखने को मिलती है। कालीबंगा से लकड़ी की नाली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लकड़ी की नाली के प्रयोग के साक्ष्य हमें मिलते हैं। हालांकि यहाँ बड़ी सार्वजनिक नालियां का अभाव देखने को मिलता है। तो कुल मिला के दोस्तों नाली की बात करें तो सड़कों के दोनों तरफ नालियां होती थी, नालियां सीधी होती थी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर नालियां टेढ़ी होगी तो क्या होगा, भाई फॉर एग्जाम्पल अगर नाली ऐसे ऐसे होगी, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, जैसे मान लो पानी जा रहा है, यहाँ दोस्तों कुछ फंस जाएगा, ये कोने में फंस जाएगा पानी, यहाँ इकट्ठा भाई आपने देखते नहीं भाई कोई क्लिनिक प्लस का पाउच फंस गया, कोई कंडीशनर का कोई थैली फंस गई, है ना, कोई बालों का गुच्छा फंस गया, है ना, कोई साबुन का कोई लक्स का कोई कागज फंस गया, है ना। हालांकि उन सब में तो पता नहीं क्या होता था, लेकिन फिर भी कुछ तो फंस ही सकता है ना, कुछ भी कोने फंस गया तो पानी इकट्ठा, फिर यहाँ से निकल भी गया बेचारा तो यहाँ जाके यहाँ फंस जाएगा, इस कोने में फंस जाएगा, तो नाली टेढ़ी मेढ़ी में फंस जाता है कचरा। सीधे नालियाँ होती है भाई साहब, सीधा क्लिनिक प्लस का पाउच सीधा जाके उस सोख्ता गर्त के अंदर जाके गिरेगा, ठीक है, फंसेगा नहीं बीच में, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता, तो सीधी नालियाँ होती थी, याद रखना। बाकी सीढ़ीदार नालियाँ वगैरह भी मिली लोथल से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये रही नाली, ये साइड में गड्ढे हैं, ठीक है, इधर से ये नाली जा रही है, इधर गड्ढा है, ये कुएं इसको हम कुआं भी कह सकते हैं, कोई कुआं है शायद, है ना। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे गर्त बनाए जाते थे जिसके अंदर पानी जो है दोस्तों एक जगह इकट्ठा हो जाता था और उसके बाद में सूख जाता था, वो सोख लेता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पक्की मिट्टी के पाइप वाली नालियों के उदाहरण चहुंदड़ों के से विशेष रूप से मिलते हैं, ठीक है। बनावली से नालियों के साक्ष्य प्राप्त दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सीधा आ जाए कि सबसे निकृष्ट व्यवस्था नाली व्यवस्था, सबसे निकृष्ट जल निकासी व्यवस्था बनावली। मोहनजोदड़ो के वृहत स्नानागार की नालियों को ढकने के लिए टोडा मेहराब, भाई मेहराबें कैसी होती है, भाई आप ये दरवाजा लगाया जैसे मान लो, अब इस दरवाजे में इस प्रकार से कोई मेहराब बना दी, है ना, ऐसे ऊपर से नुकीली टाइप, है ना, मुख्य द्वार, है ना, वो मेहराब होती है। वैसे ही नालियाँ जैसे मान ली ये नालियाँ हैं, है ना, इन नालियों के ऊपर भी ऐसे ढक दिया गया, मेहराब बना दी गई। तो बस इस प्रकार से दोस्तों नालियों पर, अब मेहराबों के भी अलग अलग प्रकार है, टोडा मेहराब है, अलग अलग प्रकार की दंतक मेहराबें हैं, है ना, ये अलग अलग प्रकार की मेहराबें। आप ये देखो भाई नाली को ढकने के लिए मेहराबों का यूज किया जाता था, ठीक है, मेहराब का प्रयोग किया गया। ईंटों की जड़ाई सर्वाधिक जगह गीली मिट्टी गारा और नालियों की जड़ाई में जिप्सम तथा मोहनजोदड़ो के वृहत स्नानागार में बिटुमिन्स गिरी पुष्पक या बिटुमिन्स याद रख लो आप का प्रयोग किया जाता है। यानी ईंटों को आपस में जोड़ने, जैसे हम देखते हैं सीमेंट का मसाला बनाते हैं हम, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ईंटों को जोड़ने के लिए गारा गीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नालियों की जड़ाई में जिप्सम का और वृहत स्नानागार जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला, उसमें दोस्तों बिटुमिन्स, है ना, फर्श वगैरह जोड़े बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा से भी टोडा मेहराब, लोथल से गोल मेहराब तथा सामान्यतः दंतक मेहराबों के प्रयोग हुआ, यानी कि नालियों को ढकने के लिए मेहराबों का प्रयोग किया गया, आपको ये याद रखना है। कुएं की बात करें दोस्तों तो कुएं तो लगभग दोस्तों 700 कुएं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मुख्यतः जल स्रोत नदी, कुआं, तालाब एवं कुंड होते थे। विभिन्न किस्म के लगभग 700 कुएं चिन्हित किए गए हैं। सामान्यतः वृत्ताकार व अंडाकार कुएं सभी घरों में होते थे, ठीक है दोस्तों। तो कुएं दोस्तों लगभग सभी घरों में मिलते हैं, ठीक है, और लगभग 700 कुएं के साक्ष्य हमें मिल चुके हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है, याद रखना। बस कुएं के बारे में इतना याद रखो। देखो ये कुआं है दोस्तों, ये है ना, ये लेडीज निकाल रही है, ये लेडीज उस समय की नहीं है, ये तो कोई अभी की वर्तमान की है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार के कुएं होते थे, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो आप। आइए
नेक्स्ट देखते हैं, पानी खींचने के लिए घिरनी का प्रयोग होता है दोस्तों। घिरनी यानी कि दोस्तों हम देखते हैं गोल गोल सी होती है, उसको खींच लेते हैं, ऐसी घिरनी का प्रयोग कुएं में पानी खींचने के लिए किया जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में कुएं प्राप्त होते हैं, जबकि हड़प्पा पर कुओं की संख्या कम है ना भाई, यानी कि ज्यादा जो कुएं हैं वो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं बजाय कि हड़प्पा के। ठीक है, धोलावीरा में पत्थर के बने आकर्षक जल कुंड भी मिलते हैं, याद रखना पत्थर के बने हुए जल कुंड कहाँ से मिले, धोलावीरा से। अब देखिए दोस्तों, शौचालय, हम शौचालय की बात करते हैं, जहां सोच वहां शौचालय, ऐसा आया था ना भाई, शौचालय साफ स्वच्छ रहो, है ना, मुहिम चली थी ना। देखिए, केनोयर हड़प्पा में स्नानागार व शौचालयों के उपयोग के पहलुओं पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान थे। भाई केनोयर जो है, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता में स्नानागारों पर और शौचालयों पर विशेष अध्ययन किया। व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के शौचालयों की तुलना पश्चिमी विश्व के शौचालयों से की है। भाई साहब, शौचालयों की भी तुलना हो रही है, पश्चिमी विश्व के शौचालय और मोहनजोदड़ो के शौचालय लगभग समान बता रहे हैं। कौन? व्हीलर। देखिए आगे देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये वृहत स्नानागार है। देखो, स्नानागार की बात करें, शौचालय और स्नानागार की बात करें, है ना, तो देखिए दोस्तों, ये वृहत स्नानागार है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ये अंदर सीढ़ियां, 9 सीढ़ियां लगी होती थी यहाँ। जो स्नानागार है दोस्तों, वो ऐसे वृहत स्नानागार की बात करें तो दोस्तों इसमें ऐसे 9 सीढ़ियां हुआ करती थी, है ना, हालांकि यहाँ बनी गई नहीं, 9 सीढ़ियां होती थी यहाँ। ठीक है, जैसे ये सीढ़ियां बनी हुई, एक तरफ 9 सीढ़ी, एक तरफ 9 सीढ़ी, इधर नीचे उतरने के लिए बनी होती थी। ठीक है, और दोस्तों इतना बड़ा विशाल स्नानागार है, इट मीन्स यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन, धार्मिक स्नान वगैरह किया जाता होगा, है ना, सामूहिक रूप से, जैसे पुष्कर वगैरह में लोग नहाते हैं ना, वैसे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए दोस्तों, ये भी मोहनजोदड़ो का दृश्य है ना, मोहनजोदड़ो का ये दृश्य है दोस्तों। इसमें किस प्रकार से दोस्तों देखिए, ये बीच में हम देख रहे हैं एक बुर्ज टाइप कुछ आपको खड़ा हुआ दिख रहा है ना, छोटी छोटी गलियां, ये ज़्यादा ऐसे मतलब ऐसे ज़्यादा आप जैसे सोच रहे हो बड़े, जैसे आज के जैसे बड़े बड़े कमरे, इतने बड़े बड़े कमरे नहीं होते थे, है ना। ठीक है, शरीर को ढक देते थे, सामान्य छोटे छोटे रूम हुआ करते थे, कमरे हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, हड़प्पा के प्राय सभी घरों में शौचालयों के साक्ष्य मिलते हैं, शौचालय होते थे। देखिए दोस्तों, उस समय की बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, वहां भी हमें शौचालय देखने को मिलते हैं लगभग सभी घरों के अंदर। ठीक है, बड़े बड़े, आजकल तो दोस्तों खेतों में जाने वाला ट्रेंड है ना भाई, गाँव में तो लोग बनाते नहीं भाई, क्यों लगाएं पैसा, है ना, खेत खुले पड़े हैं, वहां जाओ, है ना, प्राकृतिक खाद भी बनती रहेगी ऑटोमेटिक है ना, जाते ही नहीं है लोग, है ना। और अभी एक बीच में योजना आई थी उसके सरकार, है ना, सरकार ने उसमें पैसा देना शुरू किया, भी आप शौचालय बनाओ। उसमें भी दोस्तों लोग इतना फर्जीवाड़ा करते हैं, पैसे ले लेते हैं लेकिन शौचालय नहीं बनाते, है ना, फिर भी खेत में जा रहे हैं, और शौचालय बन भी गया तो भी खेत में जा रहे हैं। इतने गांव वालों को खुली हवा में सांस लेने का इतना शौक है, शौचालय घर में है उसके बावजूद खेत में जाएंगे। ठीक है, चलिए, बड़े बड़े मिट्टी के जारों का प्रयोग कमोड के रूप में किया जाता था। ऐसे जारनुमा पात्र में छिद्र होता था जहां से जल नालियों में निकासी की व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या होता था, देखिए शौचालयों की बात हो रही है, बड़े बड़े मिट्टी के जार, ठीक है, बड़े बड़े मिट्टी के जार का प्रयोग कमोड के रूप में किया जाता था, यानी कि जहां पर दोस्तों हम पूरा जो अपशिष्ट है वो जमा हो जाता था। ठीक है, ऐसे जारनुमा पात्र में छिद्र होता था, भाई छोटा सा छेद होता था। ठीक है, जहां से जल नालियों में, जो पानी है वो नालियों से निकल जाता था। ठीक है, नालियों से निकासी की व्यवस्था होती थी, बड़े बड़े जार थे, है ना, कुंड बना दिए जाते थे, उसमें अपशिष्ट इकट्ठा होता था, छोटा सा छेद होता था जहां से निकल के सारा नालियों से निकल जाता था। ठीक है, अन्नागार की बात करें भाई, विशाल अन्नागार की बात करते हैं तो भाई अन्नागार भी होते थे, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन होता था, यानी अधिशेष उत्पादन होता था, उत्पादन थोड़ा एक्स्ट्रा करते थे, क्योंकि अकाल आ जाए, है ना, कोई महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कृषि वगैरह ना हो पाए, सूखा पड़ जाए, है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा अनाज उगा के रखो। एक्स्ट्रा अनाज उगाने से क्या होगा दोस्तों, ऐसी अकाल की स्थिति में भी अनाज रहेगा खाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे एक्स्ट्रा अनाज को एक जगह व्यवस्थित रखने के लिए, है ना, गोदामों की जरूरत पड़ती थी, गोडाउंस की, है ना, कोठ्यार जैसे हमारे घरों में रखते हैं, है ना, वहाँ पे अनाज एकत्रित कर रख देते हैं, वैसे यहाँ भी होते थे। देखिए, हड़प्पा संस्कृति में अन्नागार सामान्यतः दुर्ग क्षेत्र से बाहर तथा नदी तट पर स्थित मिले हैं, यानी दुर्ग क्षेत्र जो इससे बाहर और नदी तट के आसपास जो है अन्नागार हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा व लोथल से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार इस सभ्यता के सबसे बड़े अन्नागार हैं। ठीक है, लोथल से लकड़ी का अन्नागार मिलता है दोस्तों, ये विशेष बात है। ठीक है, लकड़ी का अन्नागार लोथल से मिलता है, आगे बताऊंगा नेक्स्ट। आगे देखो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, देखिए, ये देख लीजिए, इरफान हबीब ने हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या का आकलन किया है, जिसमें मोहनजोदड़ो की जनसंख्या जो लगभग 85,000 और हड़प्पा की जनसंख्या 65,000 जनसंख्या निर्धारित की है। ठीक है भाई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का क्षेत्र भी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जनसंख्या का 15वां भाग ग्रामीण था, अर्थात शहरी जनसंख्या लगभग 93 से 94% थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये सामान्य तथ्य है। बहावलपुर में गनवेरीवाल और पंजाब, भारत, ये भारत वाला पंजाब है, भारत में लखमीरवाला ऐसे विशाल आबादी वाले क्षेत्र हैं जिनका आज भी उत्खनन नहीं हुआ है, यानी कि दोस्तों यह भी हड़प्पा स्थल के ही क्षेत्र है जिनका उत्खनन अभी तक नहीं हुआ है, पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी बलूचिस्तान के सुलेमन अंचल में झाब घाटी में पिरियाना घुंडई एक एकांत भारी चौकी प्रतीत होती है ना, यानी झाब संस्कृति हमने देखी, इसमें दोस्तों एक पिरियाना घुंडई एक स्थल है जो कि एक एकांत घाटी थी। ठीक है, आक्सस नदी तट पर
उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में शर्तुगई स्थान पर सिंधु की एक व्यापारिक चौकी थी। दोस्तों शर्तुगई जहां से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, याद रखना। ये दोस्तों सामान्य जानकारी की बातें, कोई क्वेश्चन आ जाए तो बाकी सरसरी नजर डाल लेना, ज्यादा मत करना है ना, सरसरी नजर डाल लेना। ढालेवा 150 हेक्टेयर, गरनिकला 144 हेक्टेयर, हसनपुर 100 हेक्टेयर, लखमीरवाला 225 हेक्टेयर, बगलिया डा थे 100 हेक्टेयर। हाल ही में पंजाब के विशाल हड़प्पा स्थल प्रकाश में आए हैं, ठीक है, नए स्थल है। चोलिस्तान का लूरेवाला तथा सिंध का मोहनजोदड़ो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े नगर थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। चलिए, और शायद ये अपना आज का जो लेक्चर दोस्तों पूरा हो गया। अब देखो दोस्तों, कुछ नहीं है आज के लेक्चर में हमने विशेष रूप से क्या जाना भाई। सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई, बड़े बड़े स्थलों की बात करने से पहले मैं आपको वहाँ का नगर नियोजन बता दूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि नगर क्षेत्र क्या है, दुर्ग क्षेत्र क्या है, निचला नगर क्या है, पश्चिमी टीला क्या है, पूर्वी टीला क्या है, सिटाडेल क्या है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है, आप कंफ्यूज ना हो, राजपथ क्या है, ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पढ़ा दी भाई। पढ़ाया क्या हमने, सबसे पहले हमने थोड़ा बहुत जाना कि यहाँ के नगर कैसे थे भाई, सामान्य बसे हुए थे, ठीक है दोस्तों, समकोण पर सड़कें काटती थी, ठीक है, नाली व्यवस्था के बारे में जान लिया, अन्नागार जान लिया भाई, हर घर में अन्नागार होते थे, शौचालय होते थे, उसका जान लिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कैसे कैसे टीले मिले हैं, पश्चिमी टीले का जान लिया दोस्तों, पूर्वी टीले का जान लिया, ये सारी हमने नगर नियोजन की बात हमने जान ली। और मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता दूसरी विश्व की सभ्यताओं से कैसे अलग है, अपने नगर नियोजन की वजह से, क्योंकि ऐसा नगर नियोजन अन्य सभ्यताओं में नहीं मिलता। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो हमारा, ठीक है, यहीं पर समाप्त होता है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।